So P2P is a very important part of our audit checklist. So what we need to cover in that complete P2P process, what would be the outcomes, what would be the observations, how we need to dig and deep check the documentation so that we can came out with some good observations for the management. Those all things we are going to cover in our today's session. एंड गाइज इस बार से एक न्यू चेंज और आया है ट्रेनिंग सेशन में, मतलब बिफोर लास्ट ट्रेनिंग सेशन वी इम्प्लीमेंट द सेम. तो आफ्टर दिस ट्रेनिंग सेशन नो वन विल लीव. आई विल शेयर MCQs क्वेश्चनर लिंक ओवर ईमेल. जो भी अटेंडीज हैं तो वो क्वेश्चनर का एक लिंक जाएगा आपको MCQs का. दैट MCQs यू हैव टू अटेम्प्ट विद इन 10 minutes आफ्टर completion ऑफ दिस ट्रेनिंग सेशन बाय बीइंग ऑनलाइन हेयर ओनली. एंड उसका स्कोर जनरेट होगा, वो स्कोर आप लोगों के पास भी आ जाएगा एंड मैनेजमेंट को भी सबमिट हो जाएगा. डैट वुड बी कंसिडर फॉर योर फ्यूचर ट्रेनिंग पर्पज एंड फॉर योर परफॉर्मेंस पर्पज ऑल्सो. सो यू नीड टू बी इन completely in this training session and avoid other works if you are doing something. So ये मैंने आप लोगों को बता दिया है. So let's start with the P2P process audit. So ये हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि प्रिक्योरमेंट टू पेमेंट ये कहाँ से इनिशिएट होता है एंड कहाँ पे कंप्लीट होता है. तो उसके लिए हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि किसी भी साइट पे किसी भी कंपनी में परचेज का प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है. तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो जनरेट होती है वो प्लानिंग डिपार्टमेंट से जनरेट होती है एज पर द वर्क प्लान. वो क्या होता है, ओरिजिनल वर्क प्लान जो होता है. यानी जब हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट के बेसिस पर जब उसका BOQ बनता है, BOQ के बेसिस पर फिर कौन सी एक्टिविटीज़ एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन सा मटेरियल कितनी क्वांटिटीज़ में कब कब चाहिए होगा, वो बनती है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग टीम से जो पूरे प्रोजेक्ट की होती है. देन उसी पूरी प्रोजेक्ट की मटेरियल रिक्वायरमेंट को बाइफिकेट किया जाता है ऑन एनुअल बेसिस, ऑन क्वार्टरली बेसिस, ऑन मंथली बेसिस एंड ऑन वीकली बेसिस ऑल्सो. क्योंकि जब हम जब साइट पर वर्क एग्जीक्यूट होता है तो वर्क एग्जीक्यूशन यानी एक्चुअल एग्जीक्यूशन में एंड प्लानिंग का जो एग्जीक्यूशन होता है दोनों के अंदर वेरिएशंस होते ही होते हैं. प्लान वर्सेस एक्चुअल होता है. तो प्लानिंग के हिसाब से लेट सपोज मैंने आज इस मंथ प्लानिंग की थी कि मैं 10,000 क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीटिंग का काम कर दूंगा, बट मेरा एग्जीक्यूशन 5,000 क्यूबिक मीटर की कॉन्क्रीट का ही हुआ. तो नेक्स्ट मंथ मेरा जो कैरी फॉरवर्ड है क्वांटिटी वो ऐड हो जाएगी एंड एज पर द बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज अगेन रीप्लान मुझे करना पड़ेगा, प्लानिंग में रिवीजन करना पड़ेगा. दैन अकॉर्डिंगली मेरी जो सारी रिक्वायरमेंट्स एंड प्लानिंग्स होंगी वो चेंज हो जाएंगी. तो रिक्वायरमेंट जो शुरू होती है वो प्लानिंग डिपार्टमेंट से शुरू होती है. दैन उसके बाद स्टॉक की अवेलेबिलिटी देखी जाती है. जो मेटल रिक्वायर्ड है उसका स्टॉक अवेलेबल साइट पर है या नहीं. अगर नहीं है अवेलेबल तो क्या होगा, फिर वहाँ से परचेज प्रोसेस शुरू हो जाता है. देखो जो P2P प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का एक कोलैबोरेटिव अप्रोच होती है ये, जो कि प्लानिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, स्टोर्स डिपार्टमेंट, QC डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी ऑल्सो. तो ये सब डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं कंप्लीट P2P प्रोसेस में. ये किसी सिंगल डिपार्टमेंट का काम नहीं है. तो शुरू हुआ प्लानिंग से. प्लानिंग ने देखा कि स्टॉक की अवेलेबिलिटी है या नहीं एट स्टोर्स. अगर वहाँ से पता चला मेटल अवेलेबल है तो देन इट इज़ ओके. नहीं अवेलेबल है तो वहाँ से फिर किसका काम शुरू हो जाएगा, परचेज डिपार्टमेंट का काम शुरू हो जाएगा. क्या होगा, PR रेज होगी यानी परचेज रिक्विजिशन रेज होगी. परचेज रिक्विजिशन कौन रेज करेगा, स्टोर्स वाला रेज करेगा, स्टोर्स या प्लानिंग. ठीक है, ये साइट ये DOA के अकॉर्डिंगली हमें देखना होगा कि साइट पे किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है. प्लानिंग वाला को भी अथॉरिटी कई बार दे देते हैं PR रेज करने के लिए, अदरवाइज स्टोर वाला तो है ही है जो परचेज रिक्विजिशन रेज करेगा, बिकॉज उसके पास वो मटेरियल अवेलेबल नहीं है. लेट सपोज एग्जीक्यूशन से आया कि उनको स्टील चाहिए इस मंथ, 500 मेट्रिक टन की स्टील चाहिए, बट उनके पास शॉर्टेज है, उनके पास 200 मेट्रिक टन स्टील ही है. तो वो क्या करेंगे, PR रेज करेंगे. तो एज पर देयर ERP या SAP सिस्टम वो PR परचेज रिक्विजिशन क्या होगी, अप्रूव्ड होगी एज पर DOA यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. तो जिस हिसाब से जो भी अथॉरिटी होगी एज पर द अमाउंट, एज पर द क्वांटिटी, एज पर द मटेरियल PR का अप्रूवल होगा. जब PR अप्रूव हो जाएगी तो यानी वो PR अप्रूव्ड होने के बाद फ्लोट करेगी परचेज डिपार्टमेंट के सिस्टम पे.
अब परचेज डिपार्टमेंट को वो पीआर क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आरएफक्यू रेज करने पड़ेंगे। आरएफक्यू मीन्स रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। देखो ये जो जितने भी हम टर्म्स यूज़ कर रहे हैं ये बहुत जनरली बोले जाने वाली टर्म्स हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं। तो जितने भी न्यू कमर्स हैं या जितने भी लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में न्यूली काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक एक वर्ड समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, तभी आप इस इंडस्ट्री में अच्छे से काम कर पाएंगे, अदरवाइज आप समझ ही नहीं पाएंगे कि किस बारे में बात हो रही है। तो इसलिए हर वर्ड के ऊपर हमें फोकस करना है, ठीक है। तो RFQ यानी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, इंक्वायरी फ्लोट करेगा वेंडर्स को कि हमें ये मेटल की रिक्वायरमेंट है, आप अपनी कोटेशंस भेजिए। एवरी टाइम ये प्रोसेस उसको रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि रेट्स चेंज होते रहते हैं मार्केट में। अब क्या होगा उसके पास कोटेशंस आएंगी। जब उसके पास कोटेशंस आएंगी परचेज डिपार्टमेंट के पास तो वो क्या करेंगे, उन सभी कोटेशन को इवेलुएट करेंगे जितनी भी कोटेशंस आ रखी होंगी। देन उसके बाद शुरू होता है नेगोशिएशन। तो जब मेरे पास 5-6 पार्टी से कोटेशन आ गई, अब मैं नेगोशिएट करूँगा, हर पार्टीज के बेस्ट रेट तक जाने की कोशिश करूँगा, जो भी उनका लास्ट रेट होगा, ठीक है। तो वो जब वो नेगोशिएशंस होती हैं तो उन नेगोशिएशंस को हम प्रोनाउंस करते हैं R0, R1, R2, R3, है ना। यानी R0 जो आपका जो ओरिजिनल प्राइस उन्होंने दिया था, R1 यानी जो फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन के बाद दिया, R2 यानी जो सेकंड राउंड ऑफ नेगोशिएशन के बाद दिया। तो ये कितने भी राउंड्स हो सकते हैं, जनरली 2-3 राउंड्स तो होते ही हैं नेगोशिएशन के, ठीक है। तो ये होने के बाद जब उनका बेस्ट रेट आ जाता है, जिसके बाद वो लोग और नेगोशिएशन नहीं एक्सेप्ट करते वेंडर्स, तो वो लास्ट रेट जो उनका होता है वो लास्ट रेट लेके फिर हम क्या बनाते हैं उसके बाद, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स यानी CS, कंपैरेटिव स्टेटमेंट या PCC है ना, प्राइस कंपैरेटिव कैलकुलेशन जो हम करते हैं। तो ये जब कंपैरिजन शीट्स हम बनाएंगे उसमें क्या होगा कि जितने भी वेंडर्स होंगे उन सबका कंपैरिजन होगा, ठीक है। ऊपर वेंडर का नेम लिखा होगा, नीचे आइटम लिखा होगा और हर वेंडर वाइज रेट होगा। रेट होने के बाद टोटल, और देखो क्या होगा कि कई बार सेम वेंडर से हम मल्टीपल आइटम्स ले रहे होते हैं, तो ये परचेज के लिए भी है एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी है। अगर मुझे कोई काम एग्जीक्यूट करवाना है साइट पे तो मैं क्या करूँगा, पूरा BOQ में अपना RFQ रेज करूँगा सब कॉन्ट्रैक्टर को, वो उसी BOQ में अपने रेट फाइल करके हमें देगा। तो हो सकता है कि एक एक्टिविटी में सब कॉन्ट्रैक्टर A है उसका रेट कम है, B एक्टिविटी में सब कॉन्ट्रैक्टर B है उसका रेट कम है, C एक्टिविटी में सब कॉन्ट्रैक्टर C है उसका रेट कम है। तो यानी ओवरऑल हमें देखना है कि अमाउंट में L1 कौन आ रहा है, ठीक है। तो जब लोएस्ट कोट हम आइडेंटिफाई कर देंगे तब हमें उस L1 को कंपेयर करना होता है अपने बजट्स के साथ। लेट्स सपोज कि मेरा उस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए बजट ही 10 CR है, लेकिन मेरे पास जो L1 आया है वही 12 CR का आया है। तो अब जब L1 ही 12 CR, L1 का यानी L1 का मतलब क्या हुआ, लोएस्ट, जो फर्स्ट लोएस्ट रेट है वही मैं कंसिडर करूंगा आगे ऑर्डर देने के लिए, सब्जेक्ट टू क्वालिटी एंड टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑल्सो। तो हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि वो सब चीज़ें ओके हैं। तो फाइनेंशियल कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से L1 को मैंने सिलेक्ट किया, उसको बजट के साथ कंपेयर किया। अगर बजट के अंडर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बजट के ऊपर जाएगा तो अगेन मुझे अप्रूवल लेना पड़ेगा मैनेजमेंट से बजट रिवाइज करने के लिए। तो उसके बाद क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ वेंडर या सब कॉन्ट्रैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द L1 एंड मैनेजमेंट अप्रूवल एंड अप्रूवल ऑफ CS एज पर DOA। तो अब वो जो CS आपने बनाया यानी कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपने बनाई जिसमें सभी एक्टिविटीज़ लिखी हुई थी, सभी कॉन्ट्रैक्टर्स जिन्होंने भी अपने रेट सबमिट किए थे वो लिखा हुआ था, उन सब का नेगोशिएशंस R1 रेट, R2 रेट, R3 रेट, सारे रेट्स लिखे हुए थे। तो वो शीट फाइनली आप अप्रूव करवाते हो एज पर DOA, यानी जो भी अथॉरिटी होती है अमाउंट के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट में, आप उस मैनेजमेंट अथॉरिटी से वो CS अप्रूव करवाते हो। CS के बेसिस पर आपका जनरेट होगा फिर वर्क ऑर्डर। एंड वर्क ऑर्डर या परचेज ऑर्डर, अगर आप सर्विस का ऑर्डर दे रहे हैं तो वर्क ऑर्डर होता है, अगर हम किसी गुड्स परचेज करने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं तो वो परचेज ऑर्डर होता है। तो ये दोनों टर्म्स आपको याद रखनी है, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। वर्क ऑर्डर इज़ फॉर सब कॉन्ट्रैक्टर वर्क, परचेज ऑर्डर इज़ फॉर परचेजिंग ऑफ गुड्स एट साइट। तो अब जो आप परचेज ऑर्डर या वर्क ऑर्डर बनाओगे ये हमेशा ध्यान रखना है। ये सबसे पहली देखो, ये जो पीछे पॉइंट्स आए हैं 9 में भी ऑब्जर्वेशंस आती हैं, लेकिन मेजर एक ऑब्जर्वेशन हमारी कवर होती है यहाँ पर
जहाँ पर जो CS की टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो टर्म्स एंड कंडीशन उसके वर्क ऑर्डर या परचेज ऑर्डर में है या नहीं, वो चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि CS में जब आप रेट्स अप्रूव कर रहे होते हो, नेगोशिएशन कर रहे होते हो, तो वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक क्लॉजेज आप डाल देते हो कि भाई ठीक है हम तुझे ये रेट तो दे देंगे लेकिन आपको इतने की बैंक गारंटी सबमिट करनी पड़ेगी, या आपको हम एडवांस नहीं देंगे, या हमारा पेमेंट टर्म्स 90 डेज़ का रहेगा। तो वो जो टर्म्स होंगी ना वही टर्म मेरी वर्क ऑर्डर में आनी चाहिए। तो ये ऐसी ऑब्जर्वेशन आती हैं जब हम आप CS को वर्क ऑर्डर या परचेज ऑर्डर के साथ कंपेयर करोगे तो ये पॉसिबल है कि आपको वहाँ पर वेरिएंसेस दिखें। CS में पेमेंट टर्म्स 90 डेज कंसिडर करी थी, उसके बेसिस पे मैंने एक वेंडर को शॉर्टलिस्ट किया, लेकिन परचेज ऑर्डर में पेमेंट टर्म्स 30 डेज है जो स्टैंडर्ड चली आ रही है। तो अब तो अगर परचेज ऑर्डर मेरा बन गया, साइन हो गया वेंडर से, तो परचेज ऑर्डर ही प्रायोरिटी रहेगा ना, परचेज ऑर्डर ही आगे लीगलाइज रहेगा, CS थोड़ी रहेगा। तो ये हमें चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो टर्म CS में है, जो डिलीवरी टर्म्स, कई बार हम किसी वेंडर को ज़्यादा रेट भी दे देते हैं, अगर उसका डिलीवरी टर्म अर्ली है तो वो बोलता है कि मैं दो दिन के अंदर आपको डिलीवरी दे दूंगा, तो उस केस में हो सकता है मैंने उसको रेट अच्छे दे दिए होंगे। तो अब पता परचेज ऑर्डर में आपने डिलीवरी टाइम ही 15 दिन रख दिया, या एक्चुअल में डिलीवरी उतने दिन में नहीं आ रही, तो ये सब क्या है आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो परचेज ऑर्डर या वर्क ऑर्डर मेरा बन गया एज पर CS, देन अगेन परचेज ऑर्डर का DOA जो भी होगा, तो ये DOA ना हमारे पास होने चाहिए। जब हम साइट पे जाते हैं ना तो इनिशियली ये सारे डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, मास्टर डॉक्यूमेंट डाटा होता है जिसमें हमें ये उनका SOP क्या है, DOA क्या है, ये सब चीज़ें लेनी होती हैं, जिससे हमें आइडिया लग जाए कि किस पर्सन की किस लेवल तक की अथॉरिटी है, ठीक है। उसके बेसिस पर ही हम पूरा ऑडिट करते हैं। पता चल रहा है आपके पास DOA ही नहीं है, आपने ऑडिट खत्म कर दिया, तो डैट इज़ रॉन्ग, वो आपको ऑडिट क्लोज माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो अप्रूवल आपने चेक कर लिया एज पर DOA, देन उसके बाद ये एक मेन पॉइंट है, वेंडर सब कॉन्ट्रैक्टर एक्सेप्टेंस। कई बार आपको क्या होगा ना, SAP का जनरेटेड SAP जनरेटेड PO, SAP जनरेटेड वर्क ऑर्डर मिल जाएंगे, उस पर वेंडर के साइन ही नहीं है। अगर वेंडर के साइन ही नहीं है तो बताओ वो आप इन्फोर्स कर सकते हो उसके वेंडर के ऊपर? कभी अगर कोई डिले होता है या आपको कोई क्लेम करना है, कर ही नहीं सकते आप। तो वो साइन होना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनरल प्रैक्टिस एक क्या होती है कि साइट पे एक आउट ऑफ द SAP वर्क ऑर्डर भी बनता है, ठीक है, जनरली सब कॉन्ट्रैक्टर से ले तो स्पेशली वो साइन ऑफ होता है, देन उसके बेसिस पे SAP का PO जनरेट होता है जिसके अटैचमेंट में आपको ये वर्क ऑर्डर मिल जाता है। तो वो चीज़ें हमें चेक करनी है कि भैया एक्सेप्टेंस होनी चाहिए वर्क ऑर्डर की, जो भी टर्म्स कंडीशन है उसके ऊपर। अगर सब कॉन्ट्रैक्टर की एक्सेप्टेंस नहीं है, वेंडर की एक्सेप्टेंस नहीं है, तो डैट इज़ अ पॉइंट, ठीक है, उसकी लीगलिटी जो है वो ख़त्म हो गई है। उसके बाद जब आपका PO बन गया, नेक्स्ट क्या होगा, आप मटेरियल या आपकी जो सर्विस है वो डिलीवर होगी। तो अगर मटेरियल है तो आपका GRN बनेगा, सर्विस है तो आपकी सर्विस एंट्री शीट बनेगी एज पर ऑर्डर टर्म्स। एज पर ऑर्डर टर्म्स यानी जो भी आपने डिसाइड किया होगा, अगर काम आपको कंप्लीट करना था, हर RA बिल होने हैं, आपके मंथली बिलिंग होनी है, तो उसके बेसिस पर सर्विस एंट्री शीट बनेगी। अगर मेटल आपका डिलीवर होना है, उसमें जो डिलीवरी टर्म्स हैं उसके बेसिस पर फिर मेटल डिलीवरी वो करेंगे। सो SCS यानी सर्विस एंट्री शीट बनती है फॉर सर्विसेज के लिए, GRN गुड्स रिसीट नोट बनते हैं मटेरियल के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये SAP के टर्म्स हैं। तो कोई सर्विस अगर आपको देखना है कि कितनी सर्विसेज एग्जीक्यूट हुई हैं, तो आपको उसके लिए SCS का डाटा लेना होता है। आपको देखना है कितना मेटल रिसीव्ड हुआ है, तो उसके लिए आपको GRN का डाटा लेना होता है। अब जब आपका मेटल रिसीव्ड हो गया या काम एग्जीक्यूट हो गया साइट पे, इनवॉइस उसका सर्टिफाई हो गया, जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने अप्रूव कर दिया, अब क्या होगा, आपके उस इनवॉइस की बुकिंग होगी। तो जब इनवॉइस बुक करने के लिए आप लेज़र में पोस्टिंग करोगे उस इनवॉइस की, GRIR यानी गुड्स रिसीट इनवर्ड रिसीट, या फिर SR का IR क्लियरिंग अकाउंट्स आपके जनरेट होंगे। फिर ये जो क्लियरिंग अकाउंट्स हैं ये कब क्लियर होंगे, जब वो आपका मेटल एक्चुअल में डिलीवर्ड हो जाएगा और जब उसकी जो इनवॉइस की क्वांटिटीज़ हैं वो उसके साथ मैच हो जाएंगी। तो यानी क्या होगा, जब आपने SAP में परचेज ऑर्डर क्रिएट किया या सर्विस ऑर्डर क्रिएट किया, तो आपने उसके अंदर एक क्वांटिटी डाली होगी। लेट सपोज आपने 500 मैट्रिक टन स्टील का ऑर्डर दिया था, तो 500 मैट्रिक टन स्टील का PO क्रिएट किया आपने, और 500 मैट्रिक टन स्टील का ही आपने कंट्रोल अकाउंट बनाया, GRIR अकाउंट। अब जब उसके अगेंस्ट में मेटल डिलीवर्ड होगा तो 500 के अगेंस्ट में 500 क्वांटिटी आपकी टोटल आ जानी चाहिए, ठीक है। उन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 500 के ऊपर नहीं आनी चाहिए और 500 के अंडर रहेगी तो भी आपका वो PO ओपन रहेगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो जो हमारा GRIR या SRIR अकाउंट है वो क्लियर्ड कब होगा एक PO आइटम के अगेंस्ट में, जब डिलीवर्ड इनवॉइस क्वांटिटी सेम होंगी,
ठीक है, जो मटेरियल क्वांटिटी डिलीवर हुई है और जो इनवॉइस क्वांटिटी है वो दोनों सेम होनी चाहिए। पेमेंट एज पर द पीओ टर्म, जब इनवॉइस बुक हो गया, देखो मैंने सबसे पहले हमने क्या किया, मेटल की रिक्वायरमेंट डाली, स्टॉक चेक किया, स्टॉक नहीं था तो परचेज रिक्विजिशन रेज हुई, परचेज रिक्विजिशन रेज होने के बाद आरएफक्यू फ्लोट किया, आरएफक्यू के बाद मैंने नेगोशिएशन किया वेंडर्स के साथ, नेगोशिएशन के बेसिस पे कंपैरिजन बनाया, कंपैरिजन होने के बाद मैंने वर्क ऑर्डर दे दिया अपने L1 को, वर्क ऑर्डर देने के बाद मटेरियल डिलीवर किया उसने, मटेरियल डिलीवर किया तो मैंने क्वालिटी चेक वगैरह सब करवा के उसका इनवॉइस बुक कर दिया। अब इनवॉइस बुक कर दिया तो अब मैं उसकी करूँगा पेमेंट, पेमेंट एज पर दी पीओ टर्म्स, ठीक है। तो ये पूरा मेरा P2P का प्रोसेस हुआ। जब मेरी पेमेंट हो जाएगी तो यानी मेरा वो पूरा जो एक साइकिल था वो हो गया कंप्लीट, ख़त्म, है ना। तो इसके अंदर जैसे क्वालिटी चेक हो गया, सिक्योरिटी रजिस्टर हो गया, पेमेंट वेरिफिकेशन हो गया, वो सब इनके इंटरिम पार्ट्स हैं जिसमें हमें चेक करना होता है। तो हर डिपार्टमेंट का अपना अपना यहाँ पर स्कोप हमने देखा। तो स्टार्ट हुआ था ये प्लानिंग डिपार्टमेंट से, फिर वो स्टोर्स में गया, फिर परचेज डिपार्टमेंट में गया, परचेज डिपार्टमेंट ने अब कई बार जो नेगोशिएशन एंड वेंडर का इवैल्यूएशन होता है परचेज डिपार्टमेंट ही कर लेता है, और कई बार इसके लिए अलग डिपार्टमेंट वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं, देन उसके बाद परचेज ऑर्डर जनरेट कर दिया, फिर मटेरियल की डिलीवरी हो गई, फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बिल बुक हो गया और अकाउंट्स डिपार्टमेंट से पेमेंट हो गई जी, ठीक है। ये कंप्लीट प्रोसेस हमने चेक किया पूरा का पूरा। अब इसमें हमें देखना है कि ऑडिट के एस्पेक्ट्स हर एक्टिविटी वाइज क्या क्या रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है जो मटेरियल रिक्वायरमेंट हुई थी उसके लिए मेरे पास अप्रूव्ड प्रोक्योरमेंट प्लान अवेलेबल था या नहीं था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट हमें मिलता है तो उसका स्टार्टिंग में ही प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या बनाएगा, एक मेटल का प्लान बनाएगा, प्रोक्योरमेंट प्लान बनाएगा कि कब कब कितने कितने मेटल की मुझे रिक्वायरमेंट होनी है। तो ये प्लान आपको आइडियली प्लानिंग डिपार्टमेंट से मांगना है शुरू में कि सर आपका प्रोक्योरमेंट प्लान क्या है पूरे प्रोजेक्ट के लिए, वो दे दीजिए। दैन उसके अलग अलग वर्जन्स रहेंगे, वो रिवाइज होता रहेगा, एनुअल प्लान्स रहेंगे, उसके बाइफर्केशन में मंथली प्लान्स रहेंगे, वो सारे प्लान्स आपको लेना है। दैन उनके बेसिस पे कंपैरिजन करना है आपको कि अगर आपका प्लान था किसी महीने में कोई पर्टिकुलर मेटल परचेज करने का तो आपने नहीं किया है तो उसका रीज़न क्या है, डेविएशन क्यों हुआ है उससे, क्योंकि अगर आप प्रोक्योर नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपका प्रोजेक्ट डिले होना है ना। तो ये पार्ट तो हो गया मेटल रिक्वायरमेंट का पार्ट। उसके बाद जब सेकंड एस्पेक्ट है हमारा स्टॉक, जो हमने देखा था कि वो वहाँ से पीआर जनरेट करोगे आप, पीआर जनरेट करने से पहले आप देखोगे कि स्टॉक की अवेलेबिलिटी है या नहीं। तो आपको यहाँ देखना है कि रीऑर्डर लेवल क्या है और स्टॉक एजिंग क्या चल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। दोनों चीज़ों में आपकी ऑब्जर्वेशन आती हैं, दोनों बेसिस पे आपकी ऑब्जर्वेशन आएंगी। एक तो आपको ये देखना है कि रीऑर्डर लेवल बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, यानी आपका जब पूरा स्टॉक वाइप आउट हो जा रहा है आप उसके बाद ऑर्डर जनरेट कर रहे हो, या आपने कोई रीऑर्डर लेवल बना रखा है कि जिससे आपका जो इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है मेटल की वो पूरी होती रहे। तो वो आप कब बना पाओगे, जब आपके पास प्रोक्योरमेंट प्लान रहेगा, तो उसके बेसिस पर ही आप रीऑर्डर प्लान इन्वेंटरी क्रिएट कर पाओगे, रीऑर्डर लेवल क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। रीऑर्डर लेवल साइट पे बना होना सबसे पहले तो कि वो असर्टेन है या नहीं, आइडेंटिफाई किसी ने किया भी है मटेरियल वाइज रीऑर्डर लेवल। बल्क मटेरियल का तो 100% होना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी लोग साइट पर हैं आप माइंड में रख लीजिए कि रीऑर्डर लेवल साइट पर मेंटेन है या नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये मेंटेन, मतलब क्वांटिटी बाइफर्केट की हुई है, तो अब उसके अगेंस्ट में हमें देखना है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उस रीऑर्डर लेवल से कम क्वांटिटी मेरे स्टॉक में दिखा रहा है क्या, है ना। तो जो आप स्टॉक का डंप निकालते हो उस स्टॉक डंप में आपको क्लोजिंग स्टॉक के डाटा में चेक करना है कि जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा रीऑर्डर लेवल से कम तो नहीं हुआ था। अगर रीऑर्डर लेवल से कम होता रहा है, फ्रिक्वेंटली होता है, तो देन दिस इज योर ऑडिट ऑब्जर्वेशन। नाउ सेकंड, स्टॉक एजिंग। आपके पास कई मटेरियल ऐसा पड़ा है जो 2-2 साल से मटेरियल पड़ा है, वो हिल ही नहीं रहा है, जितना मेटल था उतना का उतना मेटल आपको दिखा रहा है, उसका कंजम्पशन ही नहीं हो रहा है उस मटेरियल का। तो ऐसा क्यों है, स्लो मूविंग इन्वेंट्री हमें निकालनी होती है, ठीक है। ऐसी कौन सी इन्वेंट्री जो बहुत स्लो मूविंग है, यानी जो कंज्यूम हो ही नहीं रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि वो पैसा मेरा फंसा हुआ है ना। अब हम जिन क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं उनकी कोई सिंगल साइट तो चल नहीं रही होती है, मल्टीपल साइट्स चल रही होती हैं। तो अगर ऐसी कोई स्लो मूविंग इन्वेंट्री है या स्टॉक एजिंग में जो लॉन्ग
हमारा मटेरियल आ रहा है पड़ा हुआ, तो वो उन्हें ट्रांसफ़र करना चाहिए दूसरी साइड पर कंजम्पशन के लिए। पता चल रहा है दूसरी साइड पे मेटल परचेज हो रहा है, यहाँ पर वो मेटल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये दो चीज़ हमें ज़रूर देखनी है, और इसके अंदर मोस्टली चांसेस होते हैं कि ऑब्जर्वेशन आपको मिलती है। कोई ना कोई मेटल आपको दिखेगा जो साइड पे बस पड़ा है, डे 1 से परचेज होकर आ गया था, अगर रिक्वायर्ड नहीं था तो क्यों परचेज हुआ वो मेटल, तो उसके पूरा आपको बैक में जाना है ना। अगर मेटलिटी है उस अमाउंट वाइज अगर हम देखें, एक गुड अमाउंट का मेटल साइड पे पड़ा हुआ है, तो क्यों परचेज हुआ था वो 2 साल पहले, अगर अभी तक लगना ही नहीं है वो, या पता चल रहा है कई बार आप देखोगे प्रोजेक्ट में वो यूज़ ही नहीं होना है, तो किसकी प्लानिंग से परचेज हुआ, किसने अप्रूवल की, पेमेंट का क्या स्टेटस है, आप उस मेटल को कहीं यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हमें मैनेजमेंट को बतानी पड़ेंगी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं परचेज रिक्विजिशन की, पीआर की। तो पीआर के केस में आपको एसएपी से लिस्ट निकाल लेनी होती है, जो कि ME5A कोड होता है। जब आप ये डालोगे सैप में पीरियड डालोगे, तो आपको टोटल परचेज रिक्विजिशन कितनी रेज हुई है वो आपको दिख जाता है। एंड वहाँ पर आपको ये भी दिख जाएगा कि कौन सी पीआर के अगेंस्ट में पीओ रेज हो गया है या कोई पीआर ओपन है। तो अगर ओपन पीआर है तो क्या रिस्क है, ओपन पीआर है तो ये रिस्क है कि भाई एक मेटल की मुझे रिक्वायरमेंट थी परचेज मतलब साइट पे, इसीलिए तो उसका पीआर रेज किया था मैंने। अब पीआर मैंने रेज कर दिया, वो अभी तक ओपन है। ओपन का मतलब क्या कि उसके अगेंस्ट में अभी तक पीओ रेज ही नहीं हुआ है। तो अगर उसके अगेंस्ट में पीओ ही रेज नहीं हुआ है तो मेटल कहाँ से आएगा, वो आएगा ही नहीं मटेरियल, तो फिर वो तो ओपन पीआर के केसेस आपको एजिंग के साथ निकालने हैं कि ये इतनी पुरानी पीआर है, अभी तक ओपन है, या तो ये साइड पे रिक्वायरमेंट इसकी है नहीं, या फिर इसका पीओ रेज होने में बहुत डिले हो रहा है। तो दोनों केसेस में क्या है कि हमारे लिए प्रॉब्लम है। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो पीआर रेज क्यों हुआ, और रिक्वायरमेंट अब नहीं है, पीआर ओपन है, तो उसको क्लोज होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि जो सिस्टम होता है ना एसएपी सिस्टम, उसमें प्रोजेक्ट का बजट डाला जाता है हर चीज़ का शुरू में। तो अगर आप पीआर ओपन कर करके छोड़ते रहेंगे ना, तो प्रोजेक्ट का क्या है, वो बजट वहाँ पे ब्लॉक होता रहेगा। जब फ्यूचर में आपको लेट सपोज 500 करोड़ का आपका बजट है, लेकिन आपने ओपन पीआर करके ही 100-200 करोड़ कंज्यूम किया हुआ है, तो आगे पीआर रेज करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। फिर अर्जेंसी में जब कभी प्रॉब्लम आएगी तो उस टाइम पर आप स्टक्ड हो सकते हैं, आपका फर्दर परचेज का जो प्रोसेस है वो स्टक्ड हो सकता है। तो ये चीज़ें हमें टाइमली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे चेक करके मैनेजमेंट को देनी चाहिए। और ये सिस्टम भी मैनेजमेंट को हमें बताना चाहिए कि ओपन पीआर का रिव्यू होते रहना चाहिए, सेम फॉर परचेज ऑर्डर्स ऑल्सो। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे चेक होते रहना चाहिए कि कितनी पीआर ओपन है, कितने पीओ ओपन है, और उनको क्लोज करना है। अगर अब नहीं आना है तो शॉर्ट क्लोज करके ख़त्म करना है उनको, ओपन सिस्टम में नहीं दिखना चाहिए। राइट, तो जब परचेज रिक्विजिशन में तो हम ये चीज़ चेक कर लेते हैं, उसके बाद हमारी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस होती हैं। तो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन में हमें बस यही देखना होता है कि कितनी पार्टीज हमने कोटेशंस मंगवाई हैं, सफिशिएंट हैं या नहीं है, और उनका पूरा ऑडिट ट्रेल अवेलेबल है या नहीं है ना। पूरा नेगोशिएशन का पॉइंट, पूरा मेल, जो भी नेगोशिएशन होंगी वो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, ऑन मेल, ऑन पेपर, या जो भी है। ठीक है, लेटर हेड पे। तो वो हमें पूरा डॉक्यूमेंट जस्ट देखने होते हैं। अब उसके बेसिस पे क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमारी आ सकती हैं कि ये जो हाँ कोटेशंस हैं आपको कहाँ से मिलेंगी, ये सारी आपको सैप के डीएमएस यानी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम में मिल जाएंगी। सैप का डीएमएस होता है, यानी वही जब भी आप अटैचमेंट जहाँ पर देखते हैं सैप में पीओ के बेसिस पे, पीआर के बेसिस पे आपको अटैचमेंट दिख जाती हैं, वो सैप का डीएमएस होता है। तो वहाँ से आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। इन जनरल नहीं मिलेंगे तो यू कैन आस्क फ्रॉम द परचेज डिपार्टमेंट ऑल्सो, उनके पास फाइल्स मेंटेन होना ज़रूरी है। अब आपको देखना है वहाँ पर, इसके अंदर देखो बहुत सीरियस ऑब्जर्वेशन आती हैं, यानी जहाँ अगर फ्रॉड होना होगा ना तो इस एरिया में फ्रॉड होगा किसी कंपनी में। एंड प्रीवियसली हम लोगों ने इस एरियाज में बहुत सारे फ्रॉड पकड़े भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ध्यान से आप लोगों को चेक करना है। कोटेशन निकालनी है, कोटेशन यानी कोटेशन निकालनी है, सीएस नहीं देखना, सीएस इज सेकेंडरी। एक्चुअल कोटेशन निकालनी है कि वो कोटेशन किस पेज पे उसने लिख के दी थी, मेल पे दी थी, अपने लेटर हेड में बना के दी थी, क्या क्या डॉक्यूमेंट था वो इनिशियल, वो डॉक्यूमेंट लेना है, सारे डॉक्यूमेंट को चेक करना है। इसमें ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगी कि सेम पार्टी अलग अलग नेम से कोटेशन दे रही है, यानी 3 वेंडर हैं, 3 में से 2 वेंडर सेम ही हैं जो अलग अलग नेम से कोटेशन दे रहे हैं। तो ये एक मेजर फ्रॉड की कैटेगरी होती है। नेगोशिएशन का ट्रेल अवेलेबल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, आप देखोगे कि क्या नेगोशिएशन हुआ, एक रेट लिखा था, उसके बाद दूसरा रेट लिख दिया, या सेम रेट ही लिख दिया और बोला कि पार्टी नहीं मानी। अरे पार्टी नहीं मानी, आप कम्युनिकेशन क्या है उस चीज़ का, पार्टी ने नो रिग्रेट कोड दिया है नहीं दिया है ना। तो वो चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं यहाँ पर, और यहीं पर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है,
स्पेशली कॉन्ट्रैक्टर जो हायर्ड होते हैं उनके केस में यहाँ पर आपको बहुत इश्यूज मिलेंगे, परचेजेस में हो सकता है कम मिले। तो ये चीज़ हमें ध्यान से देखनी है। फिर जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें देखना है कि अगर CS में कोई L1 वेंडर आ रहा था बट उसको सिलेक्ट ना करके हमने किसी और वेंडर को सिलेक्ट किया है, तो उसका रीज़न होना चाहिए। देखो ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा होता है जहाँ पर आप L1 वेंडर को सिलेक्ट नहीं करते हो क्योंकि प्रोजेक्ट में कुछ स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके पास L1 वेंडर था लेकिन उसके पास वो स्पेशलाइजेशन नहीं थी, या वो ज़्यादा टाइम ले रहा उस काम को एग्जीक्यूट करने पे, या उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, मतलब कोई भी रीज़न हो सकते हैं। तो बट आपको वही रीज़न चेक करने हैं। अगर L1 वेंडर नहीं लिया है, L1 के अलावा L2 L3 वेंडर कोई हमने कंसिडर किया है, तो उसके रीजंस क्या हैं प्लस अप्रूवल DOE के अकॉर्डिंगली, ठीक है, वो हमें चेक करना है। अब रीज़न ये नहीं कि बस कुछ भी लिख दिया, वो रीज़न को हमें उसके रूट कॉज में जाना है ना, उसके ऑथेंटिसिटी में जाना है कि वो रीज़न वैलिडेट है या नहीं है, वैलिडेटिंग है या नहीं है। तो ये CS का पार्ट हो गया हमारा। जब CS हमारा निकल जाता है तो उसके बाद वर्क ऑर्डर एंड परचेज ऑर्डर आता है, जहाँ पर आपकी जो लिस्ट है वो ME2N से निकलेगी, जहाँ पर आपको सारे वर्क ऑर्डर या परचेज ऑर्डर देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई पार्टिकुलर PO स्पेसिफिक वर्क ऑर्डर चेक करना है तो वो आपको ME23N से मिलता है, ठीक है। तो जब वो डाटा आप ले लेते हो तो वहाँ पर सबसे पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि चेक करना है कि उसकी जो टर्म्स कंडीशन है वो एज पर CS में CS है या नहीं है। अगर CS से अलग टर्म्स कंडीशन है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको उसके रीज़न पर जाना पड़ेगा। क्यों चेंज हुआ, किसकी अथॉरिटी से चेंज हुआ, वो सब हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अप्रूवल एज पर DOA है या नहीं है वो हमें चेक करना पड़ेगा। SAP में भी अप्रूवल मैट्रिक्स होता है, वो निकाल के हमें चेक करना पड़ेगा। एंड SAP के अलावा जो जिस वर्क ऑर्डर पर साइन हो रखे हैं वो साइनिंग अथॉरिटी एज पर DOA है या नहीं वो हमें देखना होगा। दैन हमने पहले भी बात करी कि वेंडर सब कॉन्ट्रैक्टर की एक्सेप्टेंस है या नहीं। विदाउट एक्सेप्टेंस उसकी कोई लीगलिटी नहीं है उस डॉक्यूमेंट की, वो वन साइडेड डॉक्यूमेंट हो गया खाली, ठीक है। आप उसको उसके ऊपर इम्पोज कर ही नहीं सकते हो जब तक उसने एक्सेप्टेंस ना किया हो। उसके बाद जब वर्क ऑर्डर दे दिया, परचेज ऑर्डर दे दिया, तो बात आएगी मटेरियल या सर्विस की डिलीवरी की। तो अगर मटेरियल, देखो ये जो शीट है PPT है, ये आप सब लोगों को हम शेयर करेंगे जिससे कि आपको जो इम्पोर्टेंट ये जो कोड्स हैं SAP के सिस्टम के, ये आप लोगों को पता रहें और रिपोर्ट जनरेट करने के लिए आप इन कोड्स का यूज़ कर पाओ, ठीक है। तो जब मटेरियल रिगार्डिंग आपको SAP से कोई डाटा निकालना है तो वहाँ पर आपको कोड यूज़ करना है MB51। सो MB51 में आप सब लोगों को पता है कि हमारा इनवर्ड, आउटवर्ड, गुड्स रिटर्न, सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाती हैं। सर्विस की बात करें, यानी जो साइट पे वर्क एग्जीक्यूट हुआ है उसके लिए ZMM 0007H या MSRV6, ये बिल रजिस्टर जो साइट से निकलता है वो आप निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको क्वांटिटी वाइज, सब कॉन्ट्रैक्टर वाइज, PO वाइज क्वांटिटीज़ दिख जाती हैं वर्क एग्जीक्यूटेड की। वर्क डन मेटल डिलीवरी बिफोर ऑर्डर, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑडिट ऑब्जर्वेशन। क्या होगा, कई बार आपका जो वर्क ऑर्डर या परचेज ऑर्डर की डेट होगी ना, वो लेट सपोज टुडे इज 17, तो 17 जनवरी का मेरा वर्क ऑर्डर बना, लेकिन मैंने देखा कि जो उसका वर्क डन है, वर्क डन मैं कहाँ से देखूंगा, जो भी उसकी MB बनी होंगी या कोई बिल आया होगा सब कॉन्ट्रैक्टर का, जो भी मेजरमेंट शीट्स वगैरह होंगी या मेटल डिलीवरी उसका इनवॉइस है कुछ भी, वो डॉक्यूमेंट मैंने देखा कि 17 जनवरी से पहले का है। तो इस केस में तो ये पूरा प्रोसेस बाईपास हो गया। आइडली मेरा मेटल कब आना चाहिए था, परचेज ऑर्डर बनने के बाद आना चाहिए था। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो जस्ट प्रोसेस को कवर किया गया है मेटल आने के बाद, तो यहाँ पे तो जितना भी बैकलॉग क्रिएट किया है वो तो सब फेक हो गया ना। तो यहाँ तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। जब मेटल आ ही गया तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या करेगी, यहाँ पे काम अगर हो ही गया तो वहाँ कंपैरिजन में किसके रेट्स का कर रहा हूँ। तो ये केसेस आपको आइडेंटिफाई करने ही करने। जो भी हम GRN जब चेक करते हैं ना, तो मेटल की डेट और उसकी PO के डेट के साथ हमें मैच करते हुए चलना ही चलना है कि इसका PO कब बना था, कंपैरेटिव कब बना था, वो सब उनके बाद का ही बिल का डेट होना चाहिए। जो मटेरियल आया है उसकी वाउचिंग हमें करनी है वेब्रिज के साथ, जिससे कि हमें पता चल जाए कि एक्चुअल में मटेरियल आया या नहीं आया, प्लस उसका जो वेट्स हैं वो ठीक है या नहीं है, क्वांटिटी सही बुक हुई हैं या नहीं हुई हैं। सैंड वगैरह की बात होती है, वहाँ मॉइस्चर कंटेंट हमें देखना होता है, जो कि आपको क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट से मिलता है डाटा।
देन उसके बाद ब्रांड एंड अप्रूव्ड मेक, अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। आपने क्या देखा, सब कुछ इन लाइन है। एक मैंने परचेज रिक्वेजिशन रेज करी थी, यहाँ हम बात कर रहे हैं स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने किसी पीआर रेज किया था, कोई स्पेसिफिक ब्रांड का हमें कुछ चाहिए था प्रोजेक्ट पे, किसी बिल्डिंग में, लेट सपोज बिल्डिंग प्रोजेक्ट है तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हमें चाहिए थे लगाने के लिए। और वहाँ पे आपने पीआर रेज कर दी, सब ठीक है, सीएस रेज कर दिया, सब ठीक है, पीओ रेज कर दिया, सब ठीक है, मेटेरियल भी आ गया, क्वांटिटी वगैरह सब ठीक है। पर आपने देखा कि आपने जो ब्रांड, जिस ब्रांड का मेटेरियल आपने मंगवाया था वो ब्रांड का मेटेरियल है ही नहीं, एक सबग्रेड ब्रांड का मटेरियल है। तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हो। पर जो रेट आपने लिए, जो सब चीज़ें ली, वो आपने एक स्टैंडर्ड ब्रांड की ली, पर एक्चुअल में जो मेटेरियल आया वो एक सब ग्रेड ब्रांड का आ गया, तो डैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो उसके लिए टेस्टिंग होती है ना। जब भी कोई उस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल आएगा तो साइट पे टेस्टिंग होती है, और टेस्ट रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए क्वालिटी डिपार्टमेंट की, क्यूसी का चेक होता है वो। तो वो रिपोर्ट आपको लेनी है उनकी कि सर क्यूसी की रिपोर्ट दे दो मुझे इस मेटेरियल के लिए। तो ऑलमोस्ट हर मेटेरियल के लिए क्यूसी चेक करता है, हर डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग मेटेरियल वाइज क्यूसी का वेरिफिकेशन होता है। तो वो रिपोर्ट्स आपको लेनी है, क्यूसी का सिग्नेचर वहाँ पर होना चाहिए बिल के ऊपर, एंड हमें भी टेस्ट बेसिस पे देखना है अगर जो मेटेरियल स्टोर में अवेलेबल है या नहीं। एटलीस्ट जो मेजर मेटेरियल है उनके लिए तो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, रेट वाइज अगर कोई ज़्यादा हाई अमाउंट का मटेरियल है तो उन्हें हमें कंपेयर करना है कि जो ब्रांड हमने रेज किया था, जो ब्रांड की रिक्वेजिशन थी, वही ब्रांड का मटेरियल अप्रूव्ड का आया है या नहीं आया है। इसके बाद जब बात होती है, मेटल भी चेक हो गया, सब कुछ हो गया, अब उसका इन्वॉइस बुक हुआ होगा। वेंडर लेज़र जब हमें चेक करना है तो वेंडर लेज़र FBL1N या ZFBL1N करके आप चेक कर सकते हो। यहाँ से आपको किसी पार्टिकुलर वेंडर का पूरा लेज़र हमें दिख जाएगा कि उसके सैप में क्या क्या एंट्रीज चढ़ी हैं। पेंडिंग GRN हमें चेक करनी होती है कि कुछ ऐसा मेटेरियल तो नहीं है जिसकी अभी तक GRN ही नहीं हुई। साइट पे मेटेरियल आ गया, पड़ा है, तो GRN नहीं होगी तो उसका बिल बुक नहीं हो पाएगा। तो क्यों डिले हो रहा है, GRN होने में क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, वो सब चीज़ें हमें चेक करनी होती है। लॉन्ग आउटस्टैंडिंग GRIR एंड SRIR क्लियरिंग अकाउंट्स, तो यहाँ पर ये भी हमें चेक करना है कि कुछ ऐसे हैं क्या कि जिनका हमने जो PO रेज किया हुआ था लॉन्ग टाइम हो गया, वो अभी तक क्लोज ही नहीं हो रहा है, यानी उसके अगेंस्ट में अभी तक बिल बुक ही नहीं हुआ है, वो ओपन है, उसके अगेंस्ट में GRN ही नहीं हुई है अभी आइटम्स की। तो ऐसी एंट्रीज हमें निकालनी होती है इनवॉइस बुकिंग में। उसके बाद लास्ट होता है हमारा पेमेंट एज पर PO टर्म्स। सो पेमेंट टर्म्स के लिए जब भी हम ये जो हमने ऊपर देखा था, जो हम परचेज ऑर्डर का जो डाटा निकालते हैं ME23N से, तो उसका आप PDF वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हो। तो PDF एंड बैकअप आपको चेक करना है, वहाँ पे देखना है पेमेंट टर्म्स क्या थी, एंड पेमेंट टर्म्स के अकॉर्डिंगली ही पेमेंट हुई है या नहीं हुई है। पता चल रहा है एडवांस पेमेंट हो रखी है, बट एडवांस पेमेंट का टर्म्स नहीं था वहाँ पर, तो वो ऐसी ऑब्जर्वेशन हमें निकालनी है। कई बार एडवांस पेमेंट अगेंस्ट BG होता है, तो अगर एडवांस पेमेंट गई है तो वो आपको देखना है BG का स्टेटस क्या है, BG एक्सपायर तो नहीं हो गई है, सफिशिएंट है या नहीं है, वो चीज़ें आपको देखनी है। एंड उसके बाद उस पेमेंट में से जो डिडक्शंस हुई हैं वो सफिशिएंट है या नहीं, यानी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन रहती हैं, TDS हो गया, कोई रिटेंशन है, कोई PF है, लेबर सेस है। तो ये हमने बात करी कि पहले तो पूरा P2P ऑडिट क्या होता है वो हमने समझा पूरा, देन उसके बाद इस हर प्रोसेस में हमारी क्या क्या इंडिकेटिव ऑब्जर्वेशंस रहती हैं। तो ये जस्ट इंडिकेटिव हैं, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप चेकिंग करोगे तो और आपको 10 चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी जो आपको रिपोर्ट करने लायक या चेक करने के लायक होंगी, बट ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि इसको तो हमें इतना तो चेक करना ही होता है, ठीक है, कंप्लीट P2P ऑडिट में। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे एक्चुअल में जो